Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Welcome back, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Welcome back. Welcome back, everybody. Welcome back. My blessings always there. With all my students, welcome back. Welcome back. Good afternoon. Good afternoon. Refresh कीजिए. It is showing in the planner. Ridhima, I think they will have to refresh. I'm good, Trishika. Thank you. Good afternoon. Good afternoon, everybody. I hope all of you have joined. We'll start the class. Thank you, Karishma. चलिए let's start. Let's start now our CRPC, BNSS rather. Okay, let's start our BNSS now. As we saw in my previous lecture, the criminal justice system has two basic aspects. When we are dealing with criminal law, we are dealing with cut and dried law. We are not dealing with those matters which are left to imagination. In other words, criminal law में सब कुछ लिखित में है, और अगर वो लिखित में नहीं है तो फिर वो जस्टिस सिस्टम में नहीं आ सकता. व्हाट इज एन ऑफेंस? वो बेस है. एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लास की सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए state does not allow you to do certain acts or not to do certain acts which are prohibited, which if you do उसमें कंपनसेशन नहीं है दूसरे को, उसमें पनिशमेंट है. You know, when I talk about punishment, naturally we go to the jurisprudence of punishment. जब पनिशमेंट शुरू हुई थी तो it started more as what we call an eye for an eye or a tooth for a tooth वाला system. In other words, punishment was more of a retaliatory thing. तो जब शुरुआत हुई थी पनिशमेंट की तो it was basically something what we call a retaliatory aspect. आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हुआ कि नहीं, इसका एक और भी एंगल है. जो ऑफेंस कर रहा है उसको हम बंद कर देते हैं, प्रोहिबिटरी. सो बेसिकली वी हैड अनदर एस्पेक्ट के उस बंदे को ही हम बंद कर देते हैं तो अब ऑफेंस कौन करेगा. सो पनिशमेंट का एक पर्पस हो गया प्रोहिबिटरी. उसके बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, दूसरों को भी सबक मिलना चाहिए, डेटरेंट. और जैसे जैसे मॉडर्न एज आती गई, ह्यूमन राइट्स आते गए,
तो रियलाइज हुआ कि हेट द सिन एंड नॉट द सिनर, तो रिफॉर्मेटरी एस्पेक्ट आया। तो वेदर इट वाज रिटेलिएटरी और प्रोहिबिटिव और डेटरेंट और रिफॉर्मेटरी, अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग सोच रही है। जैसे आज की सोच है रिफॉर्मेशन, बट एक बेसिक फर्क था। सिविल जस्टिस सिस्टम में अगर कोई मेरा सिविल राइट इन्फ्रिंज कर रहा है तो वो सिर्फ पार्टी तक सीमित है, यानी ओनली द प्लेंटिफ इज द एग्रीव्ड पार्टी, दूसरे किसी पे असर नहीं होता। इसीलिए प्लीज रिमेंबर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और सिविल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा फर्क है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन अ सिविल लॉ इफेक्ट्स ओनली द पार्टीज, बट क्योंकि ऑफेंस एक ऐसी चीज होती है जो लोगों पे असर डालती है, लोगों की साइकी पे असर डालती है, सोशल ऑर्डर पे असर डालती है, इसीलिए ऑफेंसेस जो हैं वो सिर्फ विक्टिम तक सीमित नहीं होते, वो पूरी पब्लिक पे होते हैं। इसीलिए एक ऑफेंस का असर सिंस पूरी पब्लिक पे होता है, दैट इज व्हाई हियर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट व्हिच अमाउंट्स टू एन ऑफेंस is not limited only to the victim, it is the state. इसलिए अगर आप कोई ऑफेंस करते हो तो वो ऑफेंस सिर्फ विक्टिम के खिलाफ नहीं है, वो पूरी पब्लिक यानी कि स्टेट के खिलाफ है। क्योंकि स्टेट के खिलाफ है तो स्टेट सब कुछ करेगी आपके लिए, एफआईआर भी वो करेगी, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस भी वो करेगी, और ट्रायल भी आपके लिए वही लड़ेगी थ्रू पीपी। सिविल जस्टिस सिस्टम में कुछ भी मुफ्त नहीं होता, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सब कुछ मुफ्त होता है, बिकॉज सब कुछ स्टेट करती है। नाउ सिंस नेचुरली पनिशमेंट, चाहे वो प्रोहिबिटरी है, चाहे वो रिटेलिएटरी है, चाहे जो भी है, एक चीज तो क्लियर है कि पनिशमेंट है, पनिशमेंट ऑलवेज मस्ट बी सफर्ड। आप सिविल लॉ में चाहो तो कभी भी अबैंडन कर सकते हो सूट, कि सर डिफेंडेंट आया और रो रहा था, मुझे दया आ गई, मैं अबैंडन, आप घर बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। बस इतना ही है कि आप दोबारा नहीं आ सकते ऑर्डर 23 के मुताबिक, अदरवाइज आप जब मर्जी छोड़ दो। क्रिमिनल लॉ में आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये ऑफेंस सिर्फ आपके खिलाफ नहीं है, पूरी पब्लिक के खिलाफ है। इसलिए प्लीज रिमेंबर, जो प्लेंटिफ के राइट्स हैं कि वो कभी भी मुंह उठा के चल पड़े कि जी बंद, यहां पे कुछ बंद नहीं होता, आप जितना मर्जी चाहो ये बंद नहीं होगा। वर्स्ट टू वर्स्ट ये हो सकता है कि कुछ ऑफेंसेस अगर कंपाउंडेबल है तो उसमें आप कंपाउंड अलाउ कर देंगे, अगर कंपाउंडिंग नहीं है तो नहीं होगा। ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते रहते हैं। एक महीने उन्हें झगड़ा हुआ, वो पहुंच गई मैडम थाने में कि जी मेरे हस्बैंड को बंद करो, 498A का केस दर्ज करो, मैं दुखी हो गई हूँ, क्रूअल्टी है, इसके बड़ा मॉन्स्टर पैदा नहीं हुआ। उन्होंने दर्ज कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके जब उसको देखा कि वो तो जेल में खड़ा है, रो पड़ी, अरे ये मैंने क्या कर दिया। अब वो कहती है जी वापस करो, हाउ डेयर, आपने मेरे हस्बैंड को कैसे बंद किया हुआ है। अब वो जितना मर्जी हाय तौबा मचा ले, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पावर है ही नहीं। अगर मुझे अब क्वाशिंग करनी है, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, नीचे के कोर्ट्स के पास पावर नहीं है। सो एक चीज याद रखना, बहुत फर्क है। सिविल जस्टिस सिस्टम तो मेरे हाथ में है, मैं जैसा चाहूं उसको मोल्ड कर सकता हूं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मेरे हाथ, एक बार मैंने सेट इन मोशन कर दिया, इट मस्ट रीच इट्स लॉजिकल एंड। जैसा कि हमने देखा कि क्रिमिनल, तो इसका मतलब ये हो गया, criminal justice system stands at a very different footing. It stands on the same footing as far as Evidence Act is concerned.
But as far as CPC and CRPC are concerned, they stand at absolutely different footings. दोनों का कोई मिलान ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी वही सेम है जो सिविल जस्टिस सिस्टम में देखते हैं, यानी एक तरफ हमारे सब्सटैंटिव लॉ और एक तरफ हमारा प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ हमें कहां से मिलता है? जो लॉ ऑफेंस को ऑफेंस बनाता है वो सारे लॉ सब्सटैंटिव लॉ है। तो जो लॉ डिक्लेयर करता है कि ये ऑफेंस है वो मेरा सब्सटैंटिव लॉ है। अब इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे इंडिया का जनरल लॉ जिसको हम कहते हैं आईपीसी और आज के दिन में कहते हैं बीएनएस, जो एक जनरल लॉ है जिसमें मोस्टली सब कुछ आता है। और एक हमारे स्पेशल लॉस जो स्पेशल मैटर, व्हाट इज अ स्पेशल लॉ? जो एक मैटर से डील करता है। आर्म्स एक्ट आर्म से डील करता है, एनडीपीएस नारकोटिक से डील करता है, एससी एसटी एक्ट एससी एसटी से डील करता है। उनके अंदर जो ऑफेंसेस आ रहे हैं वो भी हैं। और तीसरा होता है हमारा लोकल एक्ट्स, फॉर एग्जांपल मोकोका, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज कंट्रोल क्राइम कंट्रोल एक्ट, उसके अंदर जो ऑफेंसेस बन रहे हैं वो भी हैं। सो याद रखना हमारे क्रिमिनल लॉ में तीन सोर्सेज हैं सब्सटैंटिव लॉ के, हमारा बीएनएस, हमारा लोकल लॉज और हमारे स्पेशल लॉज। ये अगर इनमें नहीं आता तो वो इंडिया में ऑफेंस नहीं है। तो वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, अगर इन तीन में कहीं नहीं आता वो ऑफेंस है ही नहीं। जैसा कि मैंने बोला, मैंने मांगने वाली को पैसे नहीं दिए, उसका बच्चा मर गया, इट इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस कि कल इट इज रिटन बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रोसीजर हम देख चुके हैं। प्रोसीजर वो तरीका होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं, ए बी किसने किया है। तो नेचुरली उसमें भी कोर्ट्स होते हैं। कोर्ट्स ही नहीं होते, उनकी पावर्स होती हैं, उनके ऑफिसर्स होते हैं। और फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीन हिस्से होते हैं। वैसे इसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीन हिस्से होते हैं। शुरुआत होती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जैसे ही ऑफेंस होता है। मोमेंट एन ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट मी, द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट्स। जब मैं ऑफेंस वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑफेंस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सिर्फ ऑफेंस इज अ जीनस। अब यह देखना है कि ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। बेलेबल नॉर्मली कौन से ऑफेंसेस होते हैं? व्हाट इज अ बेलेबल ऑफेंस? जहां पे जहां पे मेरा राइट है बेल का, जहां पे मैं एज अ राइट मांग सकता हूं कि मुझे छोड़ा जाए। आपने मुझे गिरफ्तार किया, मुझे छोड़ा जाए, या मुझे अब गिरफ्तार ही मत करो क्योंकि मैंने बेल ले ली। सो बेलेबल ऑफेंस वो होता है जहां मेरा राइट होता है टू बी सेट एट लार्ज। तो कौन से ऐसे ऑफेंसेस होंगे? कॉमन सेंस की बात है, छोटे ऑफेंसेस या फिर ऑफेंसेस जो बेसिकली सिविल राइट्स थे जिनको हमने ऑफेंसेस का दर्जा दे दिया। फॉर एग्जांपल बिगेमी, या पहले अडल्ट्री थी। तो जहां पे पब्लिक एट लार्ज इज नॉट इन्वॉल्व, या मैंने आपको एक चांटा मार दिया, उसमें पब्लिक क्या है? पब्लिक क्या है? जोर की तो नहीं लगा, नोबडी इज बॉदर्ड। हाँ, बट जहां मर्डर हो वहां पब्लिक इज एट लार्ज, इज या रेप हो वहां पूरी पब्लिक साइकी इज इन्वॉल्व। सो इसीलिए एक चीज याद रखना, बेलेबल ऑफेंसेस की कहीं ये नहीं है, बताया नहीं हुआ ये बेलेबल इस एंगल के बेलेबल का मापदंड यार्ड स्टिक ये है, ये नहीं दिया हुआ। पर जब हम देखते हैं सारे ऑफेंसेस तो बेसिकली बेलेबल वो हैं या जो तो माइनर ऑफेंसेस हैं और या फिर सिविल ऑफेंस, सिविल राइट्स है जो ऑफेंसेस की कैटेगरी में हमने एलिवेट कर दिया।
दूसरी तो कैटेगरी होती है वो होती है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। तो ऑफेंस, ऑफेंस तो एक मैंने बोला ना एक जीनस है। अब ऑफेंस का क्लासिफिकेशन, तो पहला जैसा कि मैंने बोला ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, दूसरा कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। इसका मतलब क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है, ए बी। और कॉग्निजेबल केसेस कौन से होते हैं? जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सो व्हाट आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड व्हाट आर कॉग्निजेबल केसेस? कॉग्निजेबल का मतलब है ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पुलिस आपको बिना वारंट लिए कोर्ट से गिरफ्तार कर सकती है। कॉग्निजेबल केसेस कौन से होते हैं? जो वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसका ठीक उल्टा हो गया नॉन कॉग्निजेबल। तो नॉन कॉग्निजेबल कौन से हो गए? पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो जैसे बिगमी का केस है, एक आदमी ने दूसरी शादी कर ली फर्स्ट मैरिज के सबसिस्टेंस में, अब पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसके अंदर एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की होती है। तो अब ना तो केस उसमें रजिस्टर हो सकता है और ना ही आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तीसरा जो एंगल होता है वो होता है कौन सा कोर्ट उसको ट्राई करेगा। अब कौन सा कोर्ट उसको ट्राई करेगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक जनरल लॉ है जितना सीरियस ऑफेंस उतना बड़ा कोर्ट। जनरल लॉ क्या है? जितना बड़ा ऑफेंस उतना बड़ा कोर्ट। छोटा ऑफेंस छोटा कोर्ट, बड़ा ऑफेंस बड़ा कोर्ट। क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रायल कोर्ट्स कौन से हैं? याद रखना हमारे पास चार तरह के ट्रायल कोर्ट्स हैं। सबसे ऊपर होता है हाई कोर्ट। जहां तक हाई कोर्ट का सवाल है, हाई कोर्ट एक नॉर्मल ट्रायल कोर्ट नहीं है। जब मैं कहता हूं नॉर्मल ट्रायल कोर्ट नहीं है का मतलब क्या है? कहीं पे भी कोई लॉ नहीं लिखता ट्रायबल बाय हाई कोर्ट। किसी भी लॉ में नहीं लिखा ट्रायबल बाय हाई कोर्ट। तो फिर मैं कैसे कह रहा हूं? सी, जब भी कोई ट्रायल कोर्ट होता है, चाहे सिविल लॉ में हो चाहे क्रिमिनल लॉ में हो, उसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। कभी भी हम ट्रायल कोर्ट वर्ड यूज नहीं करते, हम वर्ड यूज क्या करते हैं? कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो कौन से ज्यूरिसडिक्शन हो गए? कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो ट्रायल करता है, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन जो अपील सुनता है, रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन जहां रिवीजन जाती है। ये ज्यूरिसडिक्शन होते हैं हमारे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाई कोर्ट क्या कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है? अगर है तो लिखा क्यों नहीं? ना आईपीसी में लिखा है ट्राइबल बाय हाई कोर्ट, ना ही कोई लोकल लॉ में लिखा है, ना ही कोई स्पेशल लॉ में लिखा है। तो फिर कैसे आप कह रहे हो? हम जब एक सेक्शन पे आते हैं सीआरपीसी के 407 सीआरपीसी, जो अब बन गया बीएनएसएस में 443 बीएनएसएस, वहां पे एक चीज लिखी है कि हाई कोर्ट अपनी रिवीजन की पावर में कोई भी केस चाहे तो नीचे से किसी भी कोर्ट से उठा के खुद ट्राई कर सकता है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट का, वो स्पेशल है। वो वही केस ट्राई करेगा जो वो चाहेगा। यानी कि मैं एज अ विक्टिम या मैं एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट ये नहीं कह सकता सर नीचे वाले तो सारे करप्ट है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं इनको लॉ आता भी है कि नहीं, सर मैं तो हाई कोर्ट में ही जाऊंगा। मैं नहीं कह सकता। यहां पे मुझे थोड़ा सा इंटर रिलेट करना है। सीपीसी और सीआरपीसी में बहुत बड़ा फर्क है। सीपीसी में
जैसे सीआरपीसी में कितना बड़ा क्राइम है हायर कोर्ट में जाता है, पर हायर हायर कोर्ट कौन सा है? सेशन कोर्ट। हाई कोर्ट कहीं नहीं लिखा, यानी कि अगर हाई कोर्ट में आपको ट्राई करवाना है तो हाई कोर्ट खुद लेगी। यू कांट से दैट दिस इज ट्रायबल बाय हाई कोर्ट, नो, देयर इज नो सच थिंग। वो भी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में अगर हाई कोर्ट चाहे तो 443 बीएनएसएस में खुद लेके जा सकती है, हाँ तब वो ट्राई करेगी। इन स्टार्क कंट्रास्ट सीपीसी में, जैसे क्रिमिनल लॉ में होता है कितनी बड़ी सजा, डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट, सीपीसी में होता है कितना बड़ा सूट। कितना बड़ा मतलब उसकी वैल्यू क्या है, जिसको हम कहते हैं पेक्यूनरी वैल्यू क्या है। सपोज एक मामला है जो, जैसे दिल्ली में चले जाओ, वहां पे सपोज 500 करोड़ का मामला आ गया, तो दिल्ली में रूल ही यही है कि ये करेगा ही हाई कोर्ट। सो ये हाई कोर्ट ट्रायबल है इन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, नॉट इन इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन। सो एक चीज याद रखना, सीपीसी में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की, बट क्रिमिनल लॉ में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सो एक चीज याद रखना, हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, यस। सो इज हाई कोर्ट अ ट्रायल कोर्ट? यस, बट इज इट अ रेगुलर ट्रायल कोर्ट? नो, it draws its powers only from extraordinary powers under section 443 BNSS. क्वेश्चन ये उठता है क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट है? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट। कोई केस सुप्रीम कोर्ट ट्राई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट इज एन एपलेट कोर्ट, बट इट इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट। नाउ, तो सबसे ऊपर हमारा ट्रायल कोर्ट कौन सा हो गया? हाई कोर्ट। बट देन एज आई सेड, रेगुलर ट्रायल कोर्ट नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन के अंदर है। उसके नीचे होता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट इंक्लूड्स एडिशनल सेशन कोर्ट। उन दोनों की पावर सेम होती है। एडमिनिस्ट्रेटिवली सेशन जजेस अबव एडीजे, बट जुडिशियली स्पीकिंग दोनों की पावर सेम होती है। ये हो गया दूसरा कोर्ट। तीसरा कोर्ट होता है जेएम1, जो आप लोग बनोगे। जेएम1 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हम वेरियस भागों में बांट सकते हैं। सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जेएम1, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये चार तरह के जेएम1 होते हैं। अब सीजेएम एडमिनिस्ट्रेटिवली सुपीरियर है, पर है जेएम1। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों जेएम है, तो क्या जेएम1 की अपील जेएम1 के पास जा सकती है? नहीं जा सकती। इसीलिए आपका ऑर्डर का या कोई भी जो जजमेंट होगा, उसकी अपील सीजेएम के पास नहीं जा सकती। क्यों? दोनों सेम है। सो इसलिए याद रखना, कोई भी जो जज होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली सुपीरियर एंड जुडिशियली सुपीरियर। सो एडीजे का एडमिनिस्ट्रेटिव सुपीरियर हो सकता है सेशन जज, बट इज नॉट जुडिशियली सुपीरियर। Similarly, CJM can be administratively superior to JM1, but is not judicially superior. तो ये हो गया हमारा तीसरा कोड। चौथा कोड जो हमें बताता है ये, वो है JM2, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। इनकी पावर्स नेचुरली जैसे जैसे नीचे जाते हैं छोटी होती जाती है। इनकी सजा देने की पावर भी कम है, और ये ट्राई भी छोटे केसेस कर सकते हैं, बड़े केस नहीं कर सकते। वो हम देखेंगे जब हम पावर्स ऑफ द कोर्ट्स में आएंगे। एक जो और कोर्ट होता था 1973 की सीआरपीसी में, वो बीएनएसएस में कैंसिल कर दिया गया। वो है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट।
वो न्यू बीएनएसएस में खत्म हो गया। नाउ वी सिंस इट इज नॉट देयर वी वोंट रीड इट, बट वो 1973 के बीएनएसएस सॉरी सीआरपीसी में था। नाउ सो अभी हम देख रहे हैं कि ऑफेंसेस, हम तो बात कर रहे हैं ऑफेंसेस की, अभी तो हम बिल्कुल शुरू की बात कर रहे हैं। ऑफेंसेस जैसा कि मैंने बोला होता क्या है, एनीथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड दो हिस्से हैं, मेड पनिशेबल बाय लॉ। कौन ट्राई करेगा? अब कौन ट्राई करेगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस के भी और प्रीलिम्स के भी। बी वेरी केयरफुल। बहुत बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया। कौन ट्राई करेगा, एक बड़ा ही पेचीदा सवाल है, क्योंकि बाय एंड लार्ज हम बात कर सकते हैं डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट, 10 साल से ऊपर की पनिशमेंट सेशंस में जाएगा। पर जहां मैं कह रहा हूं कि लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी या 10 साल से ऊपर सेशन में जाएगा, जब मैं जाता हूं 409 आईपीसी में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट, जेएम1 ट्राइबल, आप ट्राई करोगे लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हो। सो क्वेश्चन ही उठता है, आप कोई बाटा रेट तो है नहीं। अगर बाटा रेट होता तो फिर आपके पास कैसे आ गया? यहां पर आ जाओ, फोर्जरी ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी 467 आईपीसी, ट्राइबल बाय फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, लाइफ इंप्रिजनमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम आईपीसी में जाते हैं या बीएनएस में जाते हैं तो कोई बाटा रेट नहीं है। जब आईपीसी लिखी जा रही थी, मैकॉले जब लिख रहा था और जब वो क्लासिफिकेशन लिख रहा था, उसने अपनी ड्राफ्ट आईपीसी में एक चीज लिखी है कि आईपीसी में बाटा रेट देना बड़ा मुश्किल है। हर ऑफेंस का पब्लिक पे क्या असर पड़ता है ये अलग अलग है, इसीलिए मैं हर ऑफेंस का अलग क्लासिफिकेशन दे रहा हूं। इसलिए याद रखना, ऑफेंसेस का क्लासिफिकेशन दो तरह का है, एक आईपीसी या बीएनएस का और एक बाकी लॉस का। मैं बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में आएगा। तो आईपीसी का सेक्शन वाइज दिया है बट बाकियों का नहीं दिया, बाकियों को एक पेज में निकाल दिया। सो प्लीज मेंबर, अब ये क्लासिफिकेशन कहां दिया है? बीएनएस में नहीं। यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी इंटरव्यू में, बीएनएस में कहां दिया हुआ है? कहीं नहीं दिया हुआ, बीएनएसएस में दिया हुआ है। चलिए पहले वहीं चलते हैं, सबसे पहले श्री गणेश करते हैं हमारी सीआरपीसी का या बीएनएसएस का। गो स्ट्रेट टू द शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या कहता है? इसमें पहले एक्सप्लेनेटरी नोट्स का सेकंड पार्ट पढ़ो पहले, गो टू पार्ट 2। In this schedule, expression magistrate of the first class and any magistrate does not include executive magistrate. Executive magistrate कहीं भी नहीं है, तो जहां एनी मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज कर रहे हैं वहां पे एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट नहीं होगा। The word cognizable stands for a police officer may arrest without warrant, and the word non-cognizable stands for a police officer shall not arrest without warrant. पहला आप देखो, पहला पार्ट ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता, और हर सेक्शन का अलग क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या है? ऑफेंस कौन सा है, पनिशमेंट क्या है, कॉग्निजिबल है कि नॉन कॉग्निजिबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, या बाय व्हाट कोर्ट ट्रायबल है। एक चीज आप नोट कीजिए, एक चीज मिसिंग है, कंपाउंडेबल है या नहीं यहां नहीं लिखा, वो सिर्फ सेक्शन 320 सीआरपीसी में लिखा हुआ है।
सो एक चीज याद रखना, क्लासिफिकेशन में कंपाउंडेबल या नॉन कंपाउंडेबल नहीं है। अगर हमने देखना है कि कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नहीं है तो हम 320 सीआरपीसी में जाएंगे, और कहीं लिखा हुआ नहीं है। 320 भी दो हिस्सों में है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब हम आप ये देखो कि जितने भी हमारे बीएनएस के ऑफेंसेस हैं, हर ऑफेंस के साथ ये आपका ऑफेंस का नाम, उसकी सजा, कॉग्निजिबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, एंड कौन सा कोर्ट ट्राई करता है। इसमें आप देखो 3 नाम आते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एनी मैजिस्ट्रेट। एनी मैजिस्ट्रेट का मतलब है 1 एंड 2 दोनों में से कोई भी, बट एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट नहीं। सो एक्सेप्ट एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट, कोई भी मैजिस्ट्रेट 1 या 2 दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकता। क्लियर एवरीबॉडी प्लीज? कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है ये नहीं लिखा, ये इसके लिए हमें स्पेशली जाना पड़ेगा सीआरपीसी के अंदर, जहां पे जनरल प्रोविजंस हैं, वहां कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल का सेक्शन 320 सीआरपीसी था, वो बताता है कि कंपाउंडेबल है कि नहीं है। ये तो हो गया आईपीसी। चलो आईपीसी में तो टेंशन खत्म, जो भी देखना है वो ऑफेंस खोल लो और ये खोलो और यहां से पता चलेगा। तो एक चीज याद रखना, आईपीसी में कई बार मिसप्रिंट्स होते हैं, क्लासिफिकेशन गलत लिख देते हैं। जब भी कोई शक हो सीधा यहां आना है। दिस इज द एक्चुअल प्लेस टू सी द क्लासिफिकेशन, नॉट आईपीसी जिसके नीचे क्लासिफिकेशन वो तो बेरक छापने वाले छापते हैं, बट कायदे से द रियल प्लेस टू सी इज दिस प्लेस। ये तो हो गया आईपीसी। जैसे कि मैंने बोला चलो स्यापा खत्म, हर सेक्शन हमें कुछ भी देखना है सीधा खोल लेंगे, पता चल जाएगा। व्हाट अबाउट अदर ऑफेंसेस? मेरे पास एक, आई रिमेम्बर 2-3 साल पहले की बात है, मेरा एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जज बन के भी बहुत फोन करते हैं, अप्रोक्सीमेटली आई गेट 4-5 कॉल्स अ वीक, सर फंस गए जल्दी बताओ सर। तो फिर पहले तो डांट खाते हैं मेरे से, हमेशा क्लास में ध्यान नहीं देते थे। एनीवेज, उसने मुझे फोन किया कि सर मैं अड़ गया हूँ। क्या हुआ? सर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला आया है मेरे पास, आपने पढ़ाया ही नहीं हमें। क्या नहीं पढ़ाया? कि सर आपने बताया ही नहीं ये बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। सर मुझे नहीं पता, मैं बेल के लिए आ गया, मैं अंदर आके जल्दी से बात कर रहा हूँ आपको। तो पहले तो मेरे से डांट पड़ी, फिर इसका जवाब का सब सारे लोकल एंड स्पेशल लॉज का जवाब इसका पार्ट 2 है, शेड्यूल 1 के एंड में आ जाओ। और जज बनने के बाद मुझे मत फोन करना कि सर बताना बेलेबल है कि नहीं, कौन सा कोर्ट ट्राइबल है। सारों का जवाब यहां दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस एज अगेंस्ट अदर लॉज। अब यहां पे आईपीसी के अलावा हर लॉ को डील कर रहा है। इसको याद कर लेना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, मेनी मेनी टाइम्स। ऑफेंस कोई भी हो, लोकल हो, स्पेशल हो, if it is punishable with death, life imprisonment, or imprisonment for more than 7 years, more than 7 is not 7, so more than 7 means 7 plus, 7 साल 1 दिन, अगर 7 साल है तो वो नीचे आएगा फिर। सो मोर देन 7 years तो फिर कॉग्निजिबल है, यानी कि अब इस पे एफआईआर दर्ज हो सकती है। एक चीज याद रखना प्लीज, सिर्फ कॉग्निजिबल केसेस की एफआईआर दर्ज हो सकती है। हम अभी आने वाले हैं उस पे, क्योंकि यहाँ पे बताना पड़ रहा है तो मैं बात कर रहा हूं ओनली कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। तो जहां लिखा है कॉग्निजिबल वहां पे एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो अगर ये कॉग्निजिबल नहीं है तो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तो क्या ये पुलिस में जा सकता है केस? यस। तो अगर 7 साल से ऊपर की पनिशमेंट है तो पुलिस में जा सकता है, और पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। क्या ये बेलेबल है? नॉन बेलेबल है। सो ये बेलेबल नहीं है, यानी कि अब बेल आपका राइट नहीं है, कोर्ट चाहे तो आपको दे सकती है। कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा? सेशन कोर्ट।
क्लियर हो गया सब? कोई भी लॉ हो, अगर 7 साल से ऊपर सजा है, सेशन ट्रायबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजिबल है। क्लियर? अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अप टू 7 इयर्स है। अप टू 7 इयर्स क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, ये 7 इयर्स अबव है। सो अप टू 7 का मतलब 7 से कम। चलिए अब अगला देखते हैं। If punishable with imprisonment for 3 years and upwards but not more than 7 years। 7 साल कहां आएगा? यहां आएगा। 7 से ज्यादा कहां जाएगा? वहां ऊपर वाले में जाएगा। ये बहुत बारीकी आप प्लीज ध्यान रखिएगा। सो अगर 3 साल से 7 साल तक सजा है, कॉग्निजिबल है, एफआईआर दर्ज हो सकती है, नॉन बेलेबल है, और अब जेएमआईसी ट्राइबल है। इसलिए वो मेरा स्टूडेंट था, इसलिए उसने फोन किया क्योंकि उसके पास आ गया। और वो कहे सर पता नहीं मैं ले सकता हूं कि नहीं, मेरा जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, पीपी तो कह रहा है, और सर वो कह रहा है बेल ले लो, मैं लूं कि नहीं? नॉन बेलेबल है, सो इट इज नॉट अ राइट। सो 3 से 7 नॉन बेलेबल। इसका मतलब बेलेबल क्या है? अब थर्ड देखते हैं। इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 इयर्स, लेस देन 3, सो 3 कहां जाएगा? दूसरे में। 3 से कम, सो लेस देन 3 years और विद फाइन ओनली। अब ये नॉन कॉग्निजिबल है, यहां बेलेबल है, और अब कोई भी मैजिस्ट्रेट यानी सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट भी इसको ट्राई कर सकता है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? सो डोंट फॉरगेट दिस, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मेंस एंड इंटरव्यू। ध्यान रखना, बहुत कम लोगों को पता होता है, जैसे मैंने बोला वो मेरे भाई साहब वहीं पे टेंशन में बैठ गए थे। नाउ जब हम सीआरपीसी की, अगर हम जल्दी से हिस्ट्री की बात करें, कोई भी लॉ की हिस्ट्री होती है। इफ आई गो टू द हिस्ट्री ऑफ सीआरपीसी, जैसा कि मैंने बोला आपको पिछले क्लास में, हमारा प्रोसीजरल लॉ हिंदू लॉ में ही शुरू हो गया था। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, they all laid down procedures of court both in criminal and civil law। बट अंग्रेजों में आने के बाद पहले क्या था कि 1861 तक हमारे पास 3 सुप्रीम कोर्ट थे। सुप्रीम कोर्ट वर एस्टैब्लिश्ड बाय द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जहां सदर निजामत बना था पहली बार कलकत्ता में, उसके बाद बॉम्बे में, और उसके बाद मद्रास में। तो हमेशा हमारा एपेलेट कोर्ट जो होता था वो सुप्रीम कोर्ट होता था। सबसे पहले ब्रिटिश ने किया कि सीआरपीसी 2 होंगी, 2 प्रोसीजर होंगे, एक प्रेसिडेंसीज के और एक प्रोविंसेस के। तो जो प्रेसिडेंसीज के थे वहां तो सुप्रीम कोर्ट था, इसीलिए क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट बना पहला 1852 फॉर प्रेसिडेंसीज। तो 2 तरह के बनाने पड़े, एक हो गया आपका प्रेसिडेंसीज के लिए, एक हो गया प्रोविंसेस के लिए। जो प्रेसिडेंसी के लिए बनाए उसमें नेचुरली तीनों प्रेसिडेंसीज में सुप्रीम कोर्ट थे, हाई कोर्ट तो था ही नहीं तब, इसीलिए इन्होंने बनाया पहला तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए कॉमन क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट्स एक्ट 1852। 1861 में हाई कोर्ट्स एक्ट वाज पास्ड, और 1861 में हाई कोर्ट्स एक्ट पास होते ही तीनों सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिए गए और 3 हाई कोर्ट्स आ गए। 1862 में तीनों हाई कोर्ट्स बन चुके थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, और उसके बाद फिर हर प्रोविंस में हाई कोर्ट आता गया, आगरा आया, इलाहाबाद आया, बाकी आते गए। इसीलिए क्योंकि अब प्रेसिडेंसीज में सुप्रीम कोर्ट नहीं थे तो नाम गलत हो गया, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट था उसको बना दिया गया हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट
1865। तो अब हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट बन गया सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की जगह, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही खत्म हो गए थे, तो नेचुरली अब उसके लिए ये आ गया। जहां तक प्रोविंसेस थे, तो वहां पे देयर वाज व्हाट वी कॉल द क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर प्रोविंसेस एक्ट, और वो हमारा एक्ट था 1861 का, 1861। बट देयर वाज नो यूनिफॉर्म, जैसे मैंने बोला प्रेसिडेंसीज का अलग प्रोसीजर था और प्रोविंसेस का अलग था, तो दो तरह की सीआरपीसी चलती थी इंडिया में। तब रियलाइज हुआ कि हमारा वी शुड हैव अ यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड इन द कंट्री, और फिर इन्होंने प्रेसिडेंसीज का और प्रोविंसेस का एक ही कानून बनाया, और पहली सीआरपीसी यूनिफॉर्म कोड आता है 1882 में। तब 1882 में दोनों को मर्ज करके एक यूनिफॉर्म सीआरपीसी बना दी गई, जो पूरे के पूरे कंट्री में लागू हो गई। अब इसमें बहुत सारी कमियां थी, इन सब कमियों को खत्म कर दिया गया, और इनकी वजह, अब इसकी जगह आता है हमारा फाइनल कोड 1898 का सीआरपीसी। ये एक इतना अच्छा लॉ लिखा गया था कि ये 1973 में जब तक हमने नया सीआरपीसी नहीं लाए, यही चल रहा था। जैसे आज भी सीपीसी 1908 का चल रहा है, क्योंकि उसमें इतनी अच्छा है कि हम चेंज करने की जगह ही नहीं है। एज अ रिजल्ट, अब जब इंडिया आजाद हुआ तो रियलाइज हुआ कि 1898 के कोड में बेसिक गलतियां हैं। बेसिक गलतियां क्या हैं? पहला एक बेसिक एस्पेक्ट था कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है कि 1898 के कोड को क्यों चेंज किया गया और 1908 के सीपीसी को चेंज क्यों नहीं किया गया। दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू मेनी टाइम्स। व्हाई, व्हाट वाज द नीड ऑफ चेंजिंग द क्रिमिनल कोड एंड व्हाई वाज सीपीसी नॉट चेंज्ड? नाउ, सीआरपीसी में एक इनहेरेंट प्रॉब्लम थी कि हमारा आर्टिकल 50 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो ये कहता है that there must be a complete division of powers between judiciary and executive. एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर्स बिल्कुल अलग होनी चाहिए। देयर शुड बी नो मर्जिंग ऑफ पावर्स। इस चीज के खिलाफ था 1898, क्योंकि वहां पे, क्योंकि गवर्नर जनरल का टाइम होता था, वाइसरॉय का टाइम होता था, वहां पे जो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट होता था वही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का भी काम कर लेता था। तो बहुत बड़ी खामी थी ये। तो बेसिकली सबसे बड़ी बात थी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। दूसरा, ये गरीब लोगों के लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जमींदारी सिस्टम चलता था, कॉर्नवालिस का चल रहा था तब से, तो गरीब लोगों को तो बिल्कुल खत्म कर दिया जाता था। तो गरीब लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बना था। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट है, गरीब लोगों के लिए बना है, तो वो एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। इसीलिए ये रियलाइज किया गया कि हमें नया कोड बनाना है। 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट है, 154th लॉ कमीशन रिपोर्ट है, और भी छोटी छोटी रिपोर्ट्स हैं। 41st और 154 तो मेजर है। इन्होंने पूरी की पूरी नई सीआरपीसी लिख दी, जिसके अंदर 484 सेक्शंस थे, 37 चैप्टर्स थे, 2 शेड्यूल थे और 56 फॉर्म्स थे, जो चलती गई, जो अब तक चलती गई। 2023 में ये रियलाइज किया गया कि वो सीआरपीसी आउटडेटेड हो गई है, उसमें बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। एज अ रिजल्ट न्यू बीएनएसएस लिखा गया। मैं अगर इसके ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस की बात करना चाहूंगा, आई जस्ट लाइक टू क्विकली गो थ्रू द ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस।
नोट करने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, ये आपके बेयर एक्ट्स में भी होगा, तो डोंट वरी। मैं इसको समझो कि क्यों बनाया गया, व्हाट वाज द नीड, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर इंटरव्यू, कि क्या जरूरत थी, कितनी बार चेंज करोगे, 1800, पहले 1882 में किया, फिर 1898 में किया, फिर 1973 में किया, अब 2023 में किया, ऐसा क्या गुनाह करा हुआ है सीआरपीसी ने, बेचारा हर हर 25 दिन 30-40 साल में चेंज हो जाता है। सो उसके लिए यू मस्ट नो द ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, कि क्या जरूरत थी। लेट्स सी। Fast and efficient justice system is an essential component of good governance. However, delay in delivery of justice due to complex legal procedures, large pendency of cases in the courts, low conviction rates, insufficient use of technology in legal system, delays in investigation system, inadequate use of forensics are the biggest hurdles in speedy delivery of justice, which impacts the poor man adversely. In order to address these issues, a citizen-centric criminal procedure is the need of the hour. In the view of the above, it is proposed to repeal the Code of Criminal Procedure 1973 and to enact a new law. It provides for use of technology and forensic sciences in investigation of crime and furnishing and lodging of information, service of summons through electronic communication. Specific timelines have been prescribed for time-bound investigation, trial, and pronouncement of judgments. Citizen-centric approach has been adopted for supply of copy of FIR to the victim and to inform them about the progress of investigation, including by digital means. In case where punishment is 7 years or more, the victims will be given an opportunity of being heard before withdrawal of the case by the government. Summary trial has been made mandatory for petty and less serious cases. The accused persons may be examined through electronic means like video conferencing. The magisterial system has also been streamlined. ये बेसिक रीजन है कि क्यों बीएनएसएस आया है। सो ऑल ऑफ आपके बेयर एक्ट में सबका होगा ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, इसको अंडरलाइन करके इसमें से पॉइंट्स निकाल के याद कर लेना। ये आपका, आई वोंट बी सरप्राइज अगर मेंस में भी आ जाए। What is the need for formulating a new criminal procedure code? Or what is the need of formulating a new BNSS? तो उसका ये आंसर है जो यहां पे दिया गया। नाउ अब जो हमारा सीआरपीसी या बीएनएसएस है, अब जो नया बना है, इट हैज गॉट 531 सेक्शंस, पहले 484 थे, पर वो एबीसीडी थे, उन्हीं को लाल डाल दिया तो ज्यादा नहीं बढ़े। इट हैज नाउ 39 चैप्टर्स, 2 शेड्यूल्स एंड 58 फॉर्म्स। हमारे आज के दिन में 541 सेक्शन है, 39 चैप्टर्स हैं, 2 शेड्यूल हैं और 58 फॉर्म्स हैं। अब अगर हम 7th शेड्यूल में जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 3rd लिस्ट जो कंकरेंट लिस्ट में, उसमें एंट्री नंबर 2 है सीआरपीसी। इन अदर वर्ड्स, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। हमेशा याद रखना कि जब भी कोई कंकरेंट लिस्ट में मामला होता है, अगेन ये अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये इंटरव्यू का बहुत पेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये उठता है, जो कोड होता है, जैसे अभी सीआरपीसी है या जो अभी बीएनएसएस है, अगर इसको अमेंड करना है तो आप इसको एक्ट से अमेंड कर सकते हो या ऑर्डिनेंस से भी अमेंड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1। तो अगर इसको सरकार चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो उसको नए एक्ट से भी अमेंड कर सकती है और ऑर्डिनेंस से भी अमेंड कर सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अमेंड करना है तो याद रखना, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ मस्ट। आर्टिकल 254 क्लॉज 2 में द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ मस्ट।
एक चीज और, जहां पे कोई स्टेट लॉ बनाता है जो सेंटर के लॉ के खिलाफ है, विच इज रिपग्नेंट, तो अगर स्टेट कोई लॉ बना रहा है उसी मामले पे जहां पे सेंटर का लॉ उल्टा है, सो वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर, that law has to be reserved for the consideration of the president. अब पार्लियामेंट की मर्जी है कि वो उस स्टेट अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करे, उसको चेंज करे टोटली। सो बॉस इसमें तो पार्लियामेंट ही है। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन कंकरेंट पावर्स, no doubt the state has powers to make amend, but with the permission, with the assent of the president. दूसरी बात, अगर बाई चांस आपने कोई लॉ बना दिया जो सेंटर के लॉ के उल्टा है, तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। ऑल दिस इज कवर्ड बाय आर्टिकल 264, 254। I hope everybody is now clear on this aspect of CRPC. तो CRP तो BNSS कौन अमेंड कर सकता है? दोनों कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक्ट से कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस से कर सकते हैं। पर स्टेट की पावर्स अमेंडमेंट की बहुत लिमिटेड है। इट कांट गो अगेंस्ट द इथॉस ए बी। अगर वो इथॉस के खिलाफ जा रहा है तो फिर प्रेसिडेंट की तो पर असेंट चाहिए। अब प्रेसिडेंट की असेंट जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही आती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ही आती है, तो वो फिर होगा ही नहीं। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नाउ वंस वी क्लियर ऑन दीज एस्पेक्ट्स, जो हमारा नया अब बना है बीएनएसएस, उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स तो पुराने हैं और कुछ नए हैं। तो जब मैं पुराने की बात करता हूं, जो आज भी प्रोटेक्टेड है, पहला, देयर मस्ट बी अ फेयर ट्रायल। दूसरा, फेयर ट्रायल में ही एक एक एस्पेक्ट होता है नेचुरल जस्टिस। सो फेयर ट्रायल होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस का बेस क्या होता है? नो वन शुड बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड। नेचुरल जस्टिस का बैकबोन क्या होता है? नो वन शुड बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड। नेचुरल जस्टिस एंड फेयर ट्रायल आर अ पार्ट ऑफ माई राइट टू लाइफ। सो बेसिकली कोई भी प्रोसीजर अगर फेयर ट्रायल के प्रोविजंस नहीं डालता, नेचुरल जस्टिस के प्रोविजंस नहीं डालता, it is unconstitutional because it is basically against Article 21, my fundamental right to life. Next, there should be minimum delay. Justice delayed is justice denied. So there should be minimum delay investigation, trial, and judgment. Teesra, a fair deal should be given to the poorer sections of the society. यानी socialism must be followed. ये नहीं है कि सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, justice system is for everybody. Because we are a socialist country, that means the procedures must ensure कि कोई भी गरीब आदमी इसलिए ना रह जाए कि वो गरीब है। नेक्स्ट, आर्टिकल 20 के तीनों चीजें प्रोटेक्ट करनी है। आर्टिकल 20 का पहला, एक्सपोज फैक्टो लॉज की ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना है। डबल जेओपार्डी प्रोटेक्ट करना है, और राइट नॉट टू सेल्फ इंक्रिमिनेट को प्रोटेक्ट करना है। तो हमारा क्रिमिनल लॉ, क्योंकि आर्टिकल 20 क्रिमिनल लॉ से ही संबंधित है, तो आर्टिकल 20 के तीनों क्लॉजेस प्रोटेक्ट करेगा ये। इसके अलावा ये तो थे जो सीआरपीसी में भी थे, इसके अलावा जो अभी हमने देखा, what all other things now in the new one, firstly, there must be a speedy trial. There must be specific timelines for investigation and trial. There must be more and more use of technology and forensic science.
More and more electronic communication should be used because आज का युग इलेक्ट्रॉनिक एज है. Citizen centric approach should be taken. The victims must be kept well informed. And victims' right to be heard at all stages has been introduced. ये जो मैं अभी कह रहा हूं कि victims' right to be heard has been introduced, इसके लिए प्लीज मेंबर, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो एक चीज पे बेस्ड है. लेट 100 accused go free rather than one innocent suffer. यानी 100 गुनाहगारों को आप छोड़ दो, एक बेगुनाह को ना तंग करो. ये आउटडेटेड कंसेप्ट हो गया. दैट मींस जो हमारा बेसिक क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस था वो बेस्ड था ऑन प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड. नो डाउट प्रिजम्पशन तो अभी भी है, बट उस हद तक नहीं है जो पहले थी. क्योंकि पहले ये होता था कि 100 गुनाहगार को छोड़ दो. अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 100 गुनाहगारों को छोड़ रहे हो तो 100 विक्टिम्स का क्या होगा. आप एक तरफा क्यों सोच रहे हो. सो इफ यू आर थिंकिंग के 100 गुनाहगारों को छोड़ दो, उन गुनाहगारों के जो 100 विक्टिम है उनका राइट का क्या होगा. जहां से हम कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ विक्टिमोलॉजी. सो कंसेप्ट ऑफ विक्टिमोलॉजी नो डाउट 1973 की सीआरपीसी में ऐड हो गया था, बट उसको एक फाइन ट्यूनिंग की गई है इस बीएनएसएस में भी. नेचुरली अब क्वेश्चन ये उठता है, फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, इज सीआरपीसी अ प्योरली प्रोसीजरल लॉ. नाउ BNSS or CRPC is not a purely adjective law. बहुत सारे सब्सटैंटिव पार्ट्स भी हैं इसमें. कौन से सब्सटैंटिव पार्ट्स हैं. मेंटेनेंस, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बहुत सारे प्रोविजंस, या एक पूरा एरिया है जो हम बात करेंगे आगे जाके, पूरा चैप्टर है जहां पे कोर्ट अपनी तरफ से नई सजाएं दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल कोई विटनेस नहीं आ रहा, आप उसको समरी सजा दे सकते हो. तो बहुत सारी सजाएं जो आईपीसी में हैं, बट उनको समरी बना के यहां डाल दिया गया है. वो उसका सब्सटैंटिव पार्ट है. इसके अलावा कुछ ऑफेंसेस ऐड किए हैं इसने, या रादर कुछ पनिशमेंट्स ऐड किए हैं. फॉर एग्जांपल एडमोनिशन वो नहीं थी. कम्युनिटी सर्विस ऐड तो किया बीएनएस ने, पर डिफाइंड है बीएनएसएस में. जब हम आते हैं सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में, तो कम्युनिटी सर्विस हैज बीन डिफाइंड नॉट इन आईपीसी, नॉट इन बीएनएस, बट इट हैज बीन डिफाइंड इन सीआरपीसी. जब हम इसका प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रियम्बल वेरी क्लियरली सेज that it's an act to consolidate and amend the laws of procedure. See, जब मैं कहता हूं कि it is to consolidate and amend, ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा गया, ध्यान रखिएगा. जब भी वर्ड कंसोलिडेट होता है, इसका मतलब है कि पुराने सारे लॉस इसमें आ गए, पुराने सारे लॉस खत्म.
So whenever I say that I am consolidating laws, इसका मतलब है पुराने सारे लॉज खत्म, सारे कंसोलिडेट करके मैंने इसमें ले आया हूं। पॉइंट नंबर 1। जहां मैं अमेंड वर्ड यूज करता हूं, अमेंड का मतलब ये नहीं होता कि नया लाना। अमेंड का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करना। सो दो चीजें हैं। अब यहां से आंसर निकलता है, क्या बीएनएसएस नया लॉ है? इसलिए मैं कह रहा हूं इंटरव्यू का क्वेश्चन है। द आंसर इज नो। कैसे कह रहे हो आपके नया लॉ नहीं है? सर, गो टू द प्रियम्बल ऑफ बीएनएसएस, इट सेज इट्स एन एक्ट टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेट किनको किया जाता है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। एंड टू अमेंड, अमेंड भी किसको किया जाता है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ये सारे आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। उस टाइम पे सूझती नहीं है ये चीजें, और इसका जवाब तो अब अभी ये ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है? जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, क्या उनपे सीआरपीसी, जो सीआरपीसी के केसेस चल रहे हैं, क्या उनपे बीएनएसएस लगेगा? तो ऑलवेज रिमेंबर, दो तरह के लॉज होते हैं, सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल। एज अ जनरल रूल, सब्सटैंटिव लॉज आर नेवर रेट्रोस्पेक्टिव। सब्सटैंटिव लॉज यानी राइट्स आप पीछे जाके क्रिएट या खत्म नहीं कर सकते। एंड प्रोसीजर्स बाय एंड लार्ज आर रेट्रोस्पेक्टिव। सो मोटा मोटा याद रखना, एज अ जनरल रूल, जितने भी हमारे सब्सटैंटिव लॉज हैं, दे आर नेवर रेट्रोस्पेक्टिव, एंड प्रोसीजरल लॉज आर मोस्टली रेट्रोस्पेक्टिव। सिर्फ एक हालत में दे आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, जहां पे अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव रखें तो उनका इट विल कॉज सीरियस प्रेजुडिस टू द पार्टीज। तो जहां बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है मेरा पीछे अप्लाई करने में, वहां अप्लाई नहीं करेगा, वहां आर्टिकल 20 आ जाता है। सो वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या बीएनएसएस रेट्रोस्पेक्टिव है? उसके लिए प्लीज रिमेंबर, अ डेट वाज गिवन दैट इट विल अप्लाई फ्रॉम 1 जुलाई। सो इसीलिए, क्योंकि बोला गया था इट विल मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई, इसीलिए ये प्रोस्पेक्टिव है। सो इसीलिए ऑलरेडी जो केसेस चल रहे हैं उनका 1 जुलाई के बाद ये अप्लाई होगा, 1 जुलाई से पहले वालों पे अप्लाई नहीं होगा, उन पे सीआरपीसी ही चलेगा। आई होप एवरीबॉडी इज नाउ क्लियर ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। नाउ वी गो टू द एप्लीकेबिलिटी। बीएनएसएस कहां कहां लागू होता है? ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आया हुआ है, और एक बार मैंने देखा था मेंस में भी आया था, जुरिसडिक्शन ऑफ सीआरपीसी। पहले क्योंकि हर जगह लिखा होता था इट डज नॉट, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ चुका है 2019 का, नाउ बीएनएसएस अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। हाउएवर वो कहां अप्लाई नहीं करती, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है, प्लीज बी वेरी केयरफुल, आई कैन एक्सपेक्ट दिस इन प्रीलिम्स। मोटा मोटा याद रखना, दो जगह, सीपीसी बहुत जगह अप्लाई नहीं करती, लक्षद्वीप, विशाखापट्टनम के बहुत सारे एरियाज वगैरह वगैरह, हम अभी सीआरपीसी की बात कर रहे हैं। बीएनएसएस डज नॉट अप्लाई टू टू एरियाज, नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। जब मैं कहता हूं नागालैंड तो, या ट्राइबल एरियाज हैव बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और आई विल नॉट से डिफाइंड, आई विल से डेल्ट विद। पैरा 20 ऑफ शेड्यूल 6 टेल्स अस कौन से हमारे ट्राइबल एरियाज हैं। तो क्वेश्चन आता है बार बार, क्या कोई ऐसा हिस्सा है सीआरपीसी का, नाउ बीएनएसएस, जो यहां पे अप्लाई होता है? सो प्लीज खोल के देखिए अपना बेयर एक्ट, 3 चैप्टर दिए गए हैं, बाकी सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगी, ये 3 चैप्टर अप्लाई होंगे। चलिए देखते कौन से चैप्टर है।
This act may be called the BNSS to 2023. The provisions of this Sanhita, other than those relating to chapters, other than those relating to these three chapters, chapter 9 dealing with security for good behavior एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का है, चैप्टर 11 पब्लिक ऑर्डर से डील करता है, और चैप्टर 12 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। यानी लॉ एंड ऑर्डर के मामलों को छोड़ के तो ये तीन तो लगेंगे ही, तो ट्राइबल एरियाज में भी लगेंगे और नागालैंड में भी लगेंगे। So the provisions of this Sanhita except these chapters shall not apply, यानी कि BNSS shall not apply except these three chapters. कहां? To the state of Nagaland. Second, to the tribal areas. Tribal areas explanation जो 6th शेड्यूल के पैरा 20 में दिए गए हैं। Now, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज अब उनको अपना बनाना पड़ेगा, ये क्यों आउट है? सी अभी जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इनको हम स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं बिकॉज दे आर प्योरली ट्राइबल इन एरिया। वी वांट टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, वी आर नाउ allowing them to follow their own laws. But having said this, अब अपना कोड बनाना पड़े तो क्या ये यूज ही नहीं कर सकते BNSS? ये चाहें तो कर सकते हैं, ये चाहें तो उनको चेंजेस करके, इंसिडेंटल चेंजेस करके या जो भी चेंजेस करके अप्लाई कर सकते हैं। So one thing we must remember, it is not that there is a bar. They can use it if they want it, and they can use it after changing it. इस चीज को कवर करता है बी। चलिए बी देखते हैं, ये चीज क्लियरली लिखी हुई है, क्या बोल रहा है? To the tribal areas, but the concerned state government may apply such provisions or any of them to the whole or part of state of Nagaland or to such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification. क्वेश्चन क्या पूछा गया था? बहुत ध्यान, एक एक बारीक बारीकियां पढ़ना सीखो। क्या लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको अप्लाई करना चाहे तो क्या लेजिस्लेचर में पास करना पड़ेगा बिल? ये नोटिफिकेशन, इट इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो अगर मुझे सीआरपीसी या मुझे अगर BNSS अप्लाई करना है तो मैं सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि गैजेट नोटिफिकेशन में आदेश निकाल के अप्लाई कर सकता हूं। तो इट इज नॉट कि सीआरपीसी अप्लाई करनी है तो स्टेट का अमेंडमेंट निकालो, स्टेट का लेजिस्लेचर निकालेगा, कुछ नहीं करना। प्योरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से BNSS फुल्ली अप्लाई कर सकते हैं, पार्शियली अप्लाई कर सकते हैं, या चेंजेस करके अप्लाई कर सकते हैं। लर्न टू रीड दिस, ये बारीक चीजें बाय नोटिफिकेशन। नहीं तो क्या होता, दिस मस्ट बी पास बाय द असेंबली ऑफ द हाउस, ये नहीं लिखा। इसका मतलब है सरकार चाहे तो अपना एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन कर सकती है, अगली सरकार आएगी वो कहेगी क्या गलत ऑर्डर पास कर दिया, वो चेंज कर सकती है। एंड इट इज नॉट अ लेजिस्लेटिव ऑर्डर। इट सो क्वेश्चन क्या उठता है, इफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज want to apply BNSS, it can do so A, by a legislative order, B, by a purely executive order, C, by executive order ratified by legislative order, D, none of the above. It is an executive order. इस तरह के prelims में questions आएंगे। I hope everybody is now clear कि ये किस तरह देखना है। Okay, now that we are clear on this, अब आते हैं हम अगला पार्ट। BNSS, एक्सक्यूज मी अगर मैं गलत, सीआरपीसी बार बार मेरे मुंह से निकलता है, इतने साल पढ़ाता रहा हूं, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। BNSS में क्वेश्चन ये उठता है कि किस पे अप्लाई करती है। क्या
बीएनएस पे अप्लाई करती है सिर्फ, कि लोकल और स्पेशल लॉज पे भी वही करती है? क्या इंडिया में एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर है? अगर है तो कहां लिखा है? सेक्शन 4। All these are very important from our prelims point of view as well as from our interview point of view. तो क्या इंडिया का एक ही प्रोसीजर है कि लोकल लॉज का अलग है? नाउ इसके लिए, बिफोर आई गो टू द स्पेसिफिक लॉज, एक चीज मोटी मोटी याद रखनी है। जितने भी ऑफेंसेस हैं सबका यही लॉ है, चाहे वो बीएनएस के ऑफेंसेस हैं, चाहे वो लोकल लॉज, चाहे स्पेशल लॉज के ऑफेंसेस हैं, प्रोसीजर एक ही है। अगर प्रोसीजर नहीं लिखा गया तो, अगर लिखा गया है फिर वो प्रोसीजर ओवरराइड करेगा सीआरपीसी को। सो अगर कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया तो बीएनएसएस चलेगा। अगर दिया गया, फॉर एग्जांपल एनडीपीएस में छोटे मोटे चेंजेस हैं प्रोसीजर के, बेल के प्रोविजंस अलग हैं वहां, तो क्या अब हम सीआरपीसी को देखें कि उसको देखें? अब हम एनडीपीएस को देखेंगे। सो जहां जहां जिस जिस स्पेशल या लोकल लॉ में अपना प्रोसीजर है वो सीआरपीसी को ओवरराइड करेगा, ए बी। पर हर चीज तो नहीं लिखता स्पेशल लॉ। अब ये तो नहीं है कि स्पेशल लॉ अपना कोड लिख रहा है पूरा, तो जहां जहां वो चुप है सीआरपीसी अप्लाई करेगा। सो मोटा मोटा every law every substantive law will be covered by this procedure A, B. Wherever they have their own procedure, that will override, but where despite having some procedure and it is quite on other procedures, their CRPC will apply. Yes. See, UAP Act क्या है? Unlawful Assembly Act. It's a preventive act. So जहां preventive acts हैं हमारे, जैसे कॉफी पोजा था या टाडा था, ये वो अलग है। बिकॉज वो क्या है, अगर इवन आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाओ, आर्टिकल 22 में जाओ, उसका तरीका ही अलग है। तो वहां पे प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट एन ऑफेंस हैज नॉट बीन कमिटेड। तो जितने भी हमारे प्रिवेंटिव एक्ट्स होते हैं, द ऑफेंस इज येट टू बी कमिटेड, वो प्रिवेंटिव होते हैं। फाइन, विल टेक इट अप फ्रॉम हियर इन माय नेक्स्ट लेक्चर। Thank you, everybody. Thank you. Thank you. See you all. Tomorrow will be Hindu law and limitation. Wednesdays and Sundays, Hindu law and limitation.